नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। न जाने कितनी देर से शिशिर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा अपने हाथ में पकड़ी हुई नेत्रा की डायरी को एकटक देखे जा रहा था। आज सुबह ही तो उसके नौकर को स्टोर रूम की सफाई करते समय नेत्रा की डायरी मिली थी और उसने उसे लाकर शिशिर के हाथ में थमा दिया था। वह तो उस डायरी को देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसे नेत्रा के साथ चली मात्र 3 वर्ष की अपनी शादी में कभी पता ही नहीं था कि वह डायरी भी लिखती है। नेत्रा के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर कड़वा सा नापसंदगी का भाव आ गया। मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी लगने के बाद शिशिर के माता पिता ने उसकी शादी अपनी पसंद से छोटे शहर की साधारण सी नेत्रा से करवा दी थी। आधुनिक व स्मार्ट शिशिर के आगे सीधी सादी नेत्रा का व्यक्तित्व दबसा जाता था। शुरुआत में वह नेत्रा को अपने साथ मुंबई नहीं ले जाना चाहता था, परंतु अपने माता पिता व ससुराल वालों के दबाव के चलते उसे पत्नी को अपने साथ ले जाना पड़ा। कुछ समय साथ बिताने के बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ही चलने लगी थी। नेत्रा उसका बहुत ख्याल रखती थी और धीरे धीरे उसे भी नेत्रा अच्छी लगने लगी थी। सुंदर तो वह थी ही, और अब शहर के स्वच्छंद वातावरण में उसका संकोची स्वभाव भी कुछ खुलने लगा था। वह अधिक बात नहीं करती थी, बस शिशिर की बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी। शुरू शुरू में शिशिर को यह सब बहुत अच्छा लगता था, मगर शांत पानी जैसे स्वभाव वाली नेत्रा का साथ भला चंचल भंवरे जैसे स्वभाव वाले शिशिर को कब तक भाता। शादी के 1 वर्ष बाद ही शिशिर को नेत्रा के साथ घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि शिशिर को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब वह अपने ऑफिस की आधुनिक लड़कियों को देखता था तो मन ही मन खींच उठता था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी भी आधुनिक पोशाकें पहने, फराटेदार इंग्लिश बोले, वह सबसे उन्मुक्त होकर बातें किया करे। मगर सीधी सादी नेत्रा के लिए यह सब करना असंभव सा था। वह शिशिर के कहने पर साड़ियाँ छोड़कर सलवार सूट पहनने लगी थी। लंबी चोटी को भी काट छाट कर बालों को कंधे तक ले आई थी। लेकिन शिशिर को हमेशा यही अखरता रहा कि इससे अधिक प्रयास या तो नेत्रा से हो नहीं सकता या फिर वह करना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उसके मन का गुबार उसकी ज़बान पर भी आने लगा। वह अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर नेत्रा पर झल्ला उठता था, पर नेत्रा हमेशा खामोशी से सिर झुकाए सब सुन लेती थी। शायद इसीलिए शिशिर को हार कर चुप होना पड़ता था। शिशिर के दोस्त जब भी घर आते थे, नेत्रा बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत करती थी। वह उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और इसके बाद कई दिनों तक ऑफिस में उसे नेत्रा की तारीफ़ें सुनने को मिलती थीं। फिर जब वह वापस घर आता तो नेत्रा को बड़े गौर से देखता और सोचता कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि कोई इसकी तारीफ़ करे। साधारण सी ही तो है। जिंदगी कट रही थी। वह घर पर कम और ऑफिस व दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता था। शिशिर के दोस्त उस पर शादी की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए दबाव डालने लगे। उसने नेत्रा के सामने ये बात कही तो उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। शिशिर ने पार्टी में सभी दोस्तों व परिचितों को बुलाया था। वर्षगांठ वाले दिन वह सुबह से ही सारे इंतजाम देखने में लगा था। उसने नेत्रा को पार्टी में तैयार होने से लेकर उसे मेहमानों के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं जैसे अनेक निर्देश दे डाले थे। पर जब नेत्रा तैयार होकर पार्टी में पहुंची तो उसने अपना सिर पीट लिया। पार्टी की सभी महिलाएं एक से एक आधुनिक परिधान पहनकर आई थीं। एक अकेली नेत्रा साड़ी पहनकर आई थी। उसने मेकअप भी हल्का ही किया था। यह देख शिशिर अपना आपा खो बैठा। वह नेत्रा की बाँह पकड़कर खींचते हुए उसे मेहमानों से दूर ले गया और उसे खूब खरी खोटी सुना दी। नेत्रा ने आंखों में आंसू लिए उससे सॉरी कहा, तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बेमन से केक काटकर उसने अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मेहमानों को जल्दी ही वापस भेज दिया। उस दिन के बाद से वह एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब घर में कलह न हुई हो। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसने एक दिन नेत्रा को जीन्स टॉप पहने एक रेस्तरां में बैठे देखा। वह एक व्यक्ति के साथ कॉफ़ी पीते हुए हंस हंस कर बातें कर रही थी। शिशिर ने आप देखा न ताव
उनके टेबल पर जाकर नेत्रा को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और उसकी बात सुने बिना वह दंदनाता हुआ वहां से चला आया। उसने एक पल की भी देर किए बिना वकील से संपर्क करके तलाक के कागज तैयार करवा लिए। तलाक की वजह नेत्रा का चरित्रहीन होना बताया। परिवार ने खूब हाय तौबा की, रोना धोना किया, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्तों ने भी उसके इस फैसले को गलत बताया, पर वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। नेत्रा ने कई बार शिशिर से बात करके सफाई देने की कोशिश की, मगर जब शिशिर अपने फैसले पर अडिग रहा तो उसने किसी भी इल्ज़ाम का विरोध किए बिना चुपचाप तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। पहले तो शिशिर को इस बात पर हैरानी हुई, मगर फिर ये सोचकर तसल्ली हो गई कि नेत्रा खुद भी उसे तलाक देकर अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती होगी। नेत्रा को तलाक देने के कुछ महीनों बाद उसने अपने सहकर्मी मुग्धा से विवाह कर लिया और विदेश चला गया। माता पिता व परिवार ने उससे उसी समय सारे नाते तोड़ लिए थे जब उसने नेत्रा को तलाक दिया था। सालों तक वह विदेश में रहा। पूरे 12 वर्षों बाद वह वापस लौटकर आया था। वापस आए हुए एक हफ्ता ही हुआ था। मुग्धा एयरपोर्ट से ही बेटी मृणाल के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और वह सालों से बंद पड़े अपने घर को फिर से अपने परिवार के रहने लायक बनाने के लिए यहाँ आ गया था। यहाँ आते ही नेत्रा की डायरी ने उसके शांत जीवन में अचानक विस्फोट कर दिया था। पहले उसने सोचा कि वह इस वक्त डायरी को दराज में रख देता है, कल कहीं फेंक आएगा। फिर मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर नेत्रा ने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। अगर उसके विषय में भी नहीं तो अपने प्रेम प्रसंग के विषय में तो जरूर लिखा होगा। शायद इसीलिए वह अपनी डायरी को छिपा कर रखती थी। यही सोचकर शिशिर ने डायरी को खोलकर पन्ने पलटने शुरू किए। वह भौचक्का रह गया। नेत्रा अपनी डायरी इस प्रकार लिखती थी मानो वह शिशिर से बात कर रही हो। ऐसा कोई पन्ना नहीं था जिस पर नेत्रा ने शिशिर को संबोधित करते हुए अपने मन की बात ना लिखी हो। शिशिर अचंभे में था। उसने एक एक पन्ने को विस्तारपूर्वक पढ़ना शुरू किया तो पाया कि नेत्रा रोज डायरी नहीं लिखती थी। 1 तारीख के बाद सीधे 7 तारीख का पन्ना था। नेत्रा ने छोटी छोटी बातों से लेकर हर बड़ी घटना का जिक्र अपनी डायरी में किया था। शिशिर, आज मैंने आपके लिए पनीर के कोफ्ते बनाए थे। चखने पर पता चला कि मैं नमक डालना भूल गई थी। जैसी खट्टी मीठी बातें पढ़कर शिशिर कितनी ही देर तक हंसता रहा। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 11:30 बज चुके थे। ना उसे नींद आ रही थी और ना ही डायरी को छोड़ने का दिल कर रहा था। वह एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। कॉफ़ी बनाकर फिर वहीं वापस आकर बैठकर डायरी को दोबारा पढ़ने लगा। शादी के पहले वर्ष के दौरान नेत्रा ने सब अच्छा ही लिखा था, पर शादी के दूसरे वर्ष में प्रवेश करते करते उसकी बातों में उदासी झलकने लगी थी। एक पृष्ठ पर लिखा था, शिशिर, आजकल आप मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वहीं दूसरे पृष्ठ पर उसके रात को देर से घर आने की बात लिखी थी। शिशिर ये पढ़कर भी खींच उठा। उसे नेत्रा पर गुस्सा आने लगा। क्या वह इतनी मूर्ख थी जो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि शिशिर उसका गंवारपन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे बदलने की कितनी ही कोशिशें की थीं, पर जब कोई खुद को बदलना ही न चाहे तो किया भी क्या जा सकता है। अभी तक तो उसकी डायरी में उसके प्रेमी का कोई जिक्र नहीं मिला था, लेकिन शायद आगे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। यही सोचकर वह पन्ने पलटता गया। उसके बाद शिशिर उस पृष्ठ पर रुका जिस पर उसकी शादी की दूसरी वर्षगांठ का जिक्र था। वह दिन जब नेत्रा ने सारे ऑफिस के लोगों और दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इस पृष्ठ पर उसने मेरे बारे में ज़रूर कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा। यह सोचकर शिशिर ने पढ़ना शुरू किया। प्रिय शिशिर, शादी की दूसरी वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यही आशा करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आपको जीवन में हमेशा खुशियाँ और सफलताएं मिलें। आज आपने अपने मित्रों के अनुरोध पर एक पार्टी का आयोजन किया था। सारा दिन आप मुझे निर्देश देते रहे कि मैं आपके मित्रों के सामने अपना मुंह ना खोलूं, अच्छी तरह से तैयार होकर ही पार्टी में आऊं इत्यादि। आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतना कुछ कहा, पर एक बार भी मुझे शादी की सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको शुभकामनाएं दी, तब भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। शाम को जब मैं पार्टी के लिए तैयार होकर आई तो आपने मुझे एक कोने में ले जाकर कितना डांटा, भला बुरा कहा, यहाँ तक कि मेरी साड़ी पहनकर आने पर मुझे गंवार भी कह दिया। पर क्या आपने एक बार भी ये ध्यान दिया कि वही साड़ी थी जो आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे में दी थी?
ये मुझे आपकी ओर से मिला एकमात्र उपहार था शिशिर। ये साड़ी मुझे हर चीज़ से अधिक प्रिय है और बस इसीलिए मैं साड़ी पहनकर पार्टी में चली आई। मुझे लगा था कि आप मुझे इस साड़ी में देखकर खुश होंगे, लेकिन आप केक काटते ही तबीयत खराब होने का बहाना कर पार्टी से वापस चले गए। मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो गया। शायद मैं आपको अपना प्रेम दिखाने के चक्कर में गलती कर बैठी। मैंने आपसे कई बार माफ़ी मांगी, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दीजिए शिशिर। पढ़कर शिशिर हैरान था। उसने वाकई में ध्यान ही नहीं दिया था कि नेत्रा ने उसकी दी हुई साड़ी पहनी है। क्या वह इतना कठोर हो गया था कि उसने नेत्रा को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद तक नहीं दी थी? खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उससे बदला थोड़े ही जा सकता है। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगा। उसके बाद उसने जितने भी प्रश्न पढ़े उन पर उनके अक्सर होने वाले झगड़ों व नेत्रा की बेबसी का जिक्र था। वर्षगांठ वाला पन्ना पढ़कर शिशिर नेत्रा के लिए थोड़ा नरम पड़ गया था, लेकिन घर में रोज रोज होने वाली कलह का व्याख्यान पढ़कर उसे फिर से गुस्सा आने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने नेत्रा को अनगिनत दुख दिए हैं। नेत्रा ने अपनी डायरी में बड़ी ही चालाकी से शिशिर को खलनायक व खुद को पीड़ित अबला नारी साबित कर रखा था, और उसकी चालाकी की इंतहा तो देखो, उसने अपने प्रेमी के विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा था। शिशिर लगभग पूरी डायरी पढ़ चुका था। उसने 2-3 पन्नों के बाद उस घटना का वर्णन पाया जब उसने नेत्रा को उसके प्रेमी के साथ रेस्तरां में देखा था। आहा, मैं जिस पृष्ठ को ढूंढ रहा था वह आखिरकार मिल ही गया। शिशिर ने खुशी खुशी पढ़ना शुरू किया। शिशिर, आज आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वह भी रेस्तरां में सबके सामने। मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई, पर आपने मेरी एक भी बात न सुनी। और इन सब की वजह क्या थी? यह कि आपने मुझे किसी पराये आदमी के साथ आधुनिक वस्त्र पहने रेस्तरां में कॉफ़ी पीते हुए देखा। आपने इतने लोगों के सामने मुझे अपशब्द कहे, चरित्रहीन और पता नहीं क्या क्या। क्या आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? तकरीबन 3 वर्षों के साथ के दौरान क्या आप मुझे इतना भी नहीं समझ पाए हैं? शिशिर, वे व्यक्ति मेरा प्रेमी नहीं है, वे विद्युत सर हैं जो मुझे आपके अनुसार आधुनिकता के सांचे में ढलने में मेरी सहायता कर रहे हैं। आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं आधुनिक कपड़े नहीं पहनती हूँ, फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, वह मुझ में इतना भी सलीका नहीं है कि रेस्तरां में कांटे छुरी से किस प्रकार खाते हैं। आपकी इन्हीं सब शिकायतों को दूर करने के लिए मैंने विद्युत सर और उनकी पत्नी दामिनी मैम की ग्रूमिंग क्लासेस में जाने का निर्णय लिया। आज जीन्स टॉप पहनकर रेस्तरां में विद्युत सर के साथ कॉफ़ी पीना मेरा धोखा नहीं था, बल्कि मेरी प्रतीक्षा थी। मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। शादी की वर्षगांठ वाले दिन आपकी सहकर्मी व दोस्त मुग्धा ने मुझे इन कक्षाओं के बारे में बताया था। विद्युत सर उसके करीबी मित्र हैं। उनका फ़ोन नंबर भी मुग्धा ने ही मुझे दिया था। 1-2 बार मुलाकात होने के बाद हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अभी उन्होंने मुझे आपको इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया है, क्योंकि आपको मेरा अपने दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं है। पर खुद को आपके अनुसार ढाल लेने के बाद ही हम दोनों आपको सब सच सच बताने वाले थे। मेरी आज की परीक्षा के बारे में मुग्धा को सब पता है। मैंने उसी का दिया जीन्स टॉप पहन रखा था। आज सुबह ही तो मेरी उससे बात हुई है। मैंने उससे कहा है कि आपको सब बता दे, मेरी नहीं, पर शायद उसकी बातों पर आपको भरोसा हो जाए। शिशिर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दोबारा उस पन्ने को पढ़ा, लेकिन उस पर अभी भी वही लिखा था। मुग्धा और नेत्रा सहेलियाँ थीं, और नेत्रा ग्रूमिंग क्लासेस जाती थी। उसका सिर चकरा रहा था। मुग्धा ग्रूमिंग क्लासेस व परीक्षा के बारे में सब जानती थी, लेकिन मुग्धा ने ही तो उसे उस दिन उस रेस्तरां में मीटिंग के लिए भेजा था। यह सब क्या हो रहा था उसके साथ? क्या वह जो सोच रहा था वह सच था? यदि मुग्धा सब जानती थी तो उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं, जो कुछ भी नेत्रा ने लिखा है सब झूठ है। नेत्रा से मिले धोखे के बाद मुग्धा ने ही तो उसे संभाला था। तलाक के समय भी मुग्धा एक सच्चे दोस्त, हमदर्द की तरह उसके साथ खड़ी रही थी। मुग्धा के इसी निस्वार्थ प्रेम ने शिशिर को उससे प्रेम करने पर विवश कर दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुग्धा ने उससे सच छिपाया हो। नेत्रा ने अपनी जलन व स्वार्थ में यह सब अनाप शनाप लिखा होगा। उस औरत ने एक दिन भी उसे सुख शांति से कहाँ रहने दिया था। शिशिर का मन किया कि अभी उस डायरी को जलाकर राख कर दे, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अभी आगे के कुछ पन्ने पढ़ने बाकी थे और वह यह देखना चाहता था कि नेत्रा किस हद तक झूठ बोल सकती थी। उसने आगे पढ़ना शुरू किया।
उसमें शिशिर के घर छोड़कर होटल में रहने का जिक्र था, जो कि सच था। नेत्रा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद वह घर छोड़कर होटल में रहने लगा था। आगे भी कुछ पन्नों पर नेत्रा ने वही दुखड़ा रोया था कि किस प्रकार शिशिर ने उसकी कोई बात सुने बिना तलाक के कागज उसे भिजवा दिए थे। एक बात जो शिशिर को खटक रही थी वह यह थी कि नेत्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि उसने कई बार मुग्धा से प्रार्थना की थी कि वह शिशिर को सच बता दे, लेकिन मुग्धा उसकी मदद नहीं कर रही है। इसके बाद वाले पन्ने पर नेत्रा ने अपने माता पिता के मुंबई आने व तलाक की प्रक्रिया शुरू होने का वर्णन किया था। उसने मुग्धा के बारे में लिखना अचानक बंद कर दिया था। शायद झूठ लिखते लिखते थक गई थी। पन्ने के ऊपर तारीख पढ़कर शिशिर को याद आया कि उसे बात बहुत अजीब लगी थी कि इतना रोना धोना करने के बाद, वह शिशिर से बात करने की कई कोशिशें करने के बाद नेत्रा ने तलाक को रोकने के प्रयास एकदम बंद क्यों कर दिए थे। वे बिना कुछ कहे सुने तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर करके उसके जीवन से चुपचाप कैसे चली गई थी। ऐसे लग रहा था मानो उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए थे। इसी उधेड़-बुन में शिशिर डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। आखिरी पन्ना तलाक के दिन लिखा गया था, उस दिन जब नेत्रा हमेशा के लिए उसके घर और ज़िंदगी से चली गई थी। प्रिय शिशिर, आज मैं आपको हर बंधन से मुक्त करके हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। कल सुबह तड़के ट्रेन से माँ और पापा के साथ वापस चली जाऊँगी। अभी कुछ सोचा नहीं है। आज अदालत में आपको आखिरी बार देखा, जी भरकर देखा और सोचा कि क्या आप वाकई में मेरे प्रेम, समर्पण और विश्वास को पाने के योग्य थे। 3 सालों तक आपकी बेरुखी देखकर भी मैं हमेशा ये उम्मीद करती रही कि एक ना एक दिन आप बदल जाएंगे। मैं मूर्ख हूं ना, आपसे एक तरफा प्यार करती रही। मैंने आपको सच बताने की और इस तलाक को रोकने की अनगिनत कोशिशें की। मुझे लगता था कि आपको सच बताने से आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बस इसीलिए मैं मुग्धा से बार बार मिन्नतें करती थी कि वह आपको सच बता दें। लेकिन उस दिन जब मुग्धा मुझसे मिलने आई, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दरअसल गलतफहमी में तो मैं खुद जी रही थी। मुग्धा ने मुझे बताया कि हमारी शादी के पहले से आप दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था और शादी के बाद भी आप दोनों के बीच का संबंध टूटा नहीं था। मुग्धा ने मुझे सब सच बता दिया था शिशिर कि किस प्रकार आप दोनों ने मुझ पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया था ताकि आप मुझे आसानी से तलाक देकर मुझसे छुटकारा पा सकें। आपने एक बार मुझसे कहा तो होता कि आप मुग्धा से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मैं खुद ही सदा के लिए आपके जीवन से चली जाती। जब मैं आपसे एक बार मेरी बात सुनने की मिन्नतें करती थी, उस वक्त आप और मुग्धा मेरी बेबसी और आंसुओं का मजाक उड़ाते होंगे। क्या आपके अंदर लेश मात्र भी इंसानियत बाकी नहीं रही थी? खैर, अब तो आप दोनों खुश होंगे ना। आखिर आपकी योजना सफल जो हो गई है। यदि मैं चाहती तो ये सच सबको बता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके बूढ़े शरीफ माता पिता आपका यह रूप देखकर खुद को संभाल न पाते। वैसे भी आप और मुग्धा वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपने मुझे चरित्रहीन कहा था ना शिशिर, तो फिर आप और मुग्धा क्या हैं? बहुत अच्छा हुआ जो आपका चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने आपके लिए बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब आज के बाद मेरी आंखों से आपके लिए एक भी आंसू नहीं गिरेगा क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं हैं। दिल तो चाह रहा था कि आपको बहुत कोसूं, लेकिन मैं वह भी नहीं करूँगी। माँ पुकार रही हैं। सुबह जल्दी तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुँचना है। जाने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ मिला है। आपसे मिलने के बाद मैंने प्रेम करना सीखा, रिश्तों को निभाना सीखा, संतोष से जीना सीखा और सबसे बढ़कर जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। वह सबक यह कि किसी पर इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही इतना अधिक प्रेम करना चाहिए कि वह प्रेम एक दिन तुम्हें ही समाप्त कर दे। मैं तो जा रही हूँ शिशिर, और जीवन में कभी आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले यही चाहूँगी कि आप और मुग्धा हमेशा खुश रहें। आखिर आप दोनों ने एक दूसरे का साथ पाने के लिए बहुत मेहनत की है। और हाँ, आप किसी और के प्रेम में पड़कर मुग्धा के साथ वह मत कीजिएगा जो मेरे साथ किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपके दिए सामान की तरह मैं डायरी भी यहीं छोड़कर जा रही हूँ। सारा सामान बाहर फेंकेंगे। ये डायरी भी उसी के साथ चली जाएगी। बहरहाल आप खुश रहें। अलविदा। शिशिर के हाथ पांव सुन्न हो गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या था। मुग्धा ने नेत्रा से झूठ क्यों बोला? नेत्रा की डायरी पढ़ने के बाद
जो कुछ उसकी समझ में आया था, क्या वह सब सच था? उसे बात तो मालूम थी कि तलाक होने से कुछ रोज़ पहले मुग्धा नेत्रा से मिलने घर गई थी, मगर मुग्धा ने तो उससे ये कहा था कि नेत्रा ने किसी और आदमी के साथ प्रेम संबंध होना स्वीकार कर लिया है और वह तलाक के लिए भी तैयार है। फिर नेत्रा ने यह सब क्या लिख दिया था? उसे याद आ रहा था कि मुग्धा ने शादी के बाद उसे बताया था कि वह उससे बहुत समय से प्रेम करती थी, मगर उसके शादीशुदा होने के कारण उसने ये बात अपने मन में ही दबाए रखी। तो क्या मुग्धा उसके प्रेम को पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल गई थी? शिशिर को मुग्धा से अधिक गुस्सा खुद पर आ रहा था कि आखिर उसने एक बार नेत्र की बात क्यों नहीं सुनी, अपने माता पिता और दोस्तों की क्यों नहीं सुनी, क्यों वह सिर्फ मुग्धा के हाथों का मोहरा बना रहा। उसने नेत्रा को हमेशा मूर्ख और गंवार कहा था, तो वह स्वयं क्या था? उसने जिस नेत्रा पर बदनामी का दाग लगाया था, वह तो आज बेदाग साबित होकर निकली थी। फिर मुग्धा क्या थी? शिशिर ने अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछा। उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। उसने सोच लिया था कि वह कोई भी फैसला करने से पहले मुग्धा के लौटने का इंतज़ार करेगा। उसे सारा सच बताकर देखेगा कि वह अपनी गलती स्वीकार करती है या नहीं, वह अपने किए पाप का पश्चाताप करना चाहती है या नहीं। यदि मृणाल की फिक्र न होती तो वह बगैर सोचे मुग्धा से अलग हो जाता, लेकिन नेत्रा के बाद अब वह अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। नेत्रा भी कभी ऐसा नहीं चाहेगी। उसके बाद अपने माता पिता और दोस्तों से दोबारा संपर्क करके उन्हें सारा सच बताएगा। शायद उनमें से किसी से नेत्रा का पता या फ़ोन नंबर मिल जाए। वह बार बार माफ़ी मांगेगा, तब तक जब तक कि वह उसे माफ़ न कर दे। शायद इसी से उसके गुनाहों का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अभी उसे पश्चाताप का बहुत लंबा सफ़र तय करना था। यही सोचते हुए शिशिर ने भारी मन से नेत्रा की डायरी फिर से दराज में रख दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।